हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 21 एमसीक्यू के चैप्टर 5 लेकर हम आपके सामने पेश हैं, यात्रियों के नजरिए। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि इस बार के जो हिस्ट्री के एग्जाम में आपके 21 क्वेश्चन जो हैं, 21 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू के आने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में हमने अपने चैनल पर एक नई सीरीज चालू की जिसे टॉप 21 एमसीक्यू सीरीज हमने नाम दिया। और हर चैप्टर के लगभग 21 एमसीक्यू हम आपके सामने एक एक करके लेकर आ रहे हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत चैप्टर 5 आज आपके सामने लेकर आए हैं हम, यात्रियों के नजरिए। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स स्कूल के ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं इस बार, वो इस वीडियो को देख सके। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे पहले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न में कहा गया है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यात्री था जिसने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की। अल-बिरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल या फिर फ्रांसवा बर्नियर। तो बच्चों 17वीं सदी जो था वो अंग्रेजों का समय था, जब अंग्रेज भारत में प्रवेश कर रहे थे और पुर्तगालियों का आगमन हो रहा था उसी समय। तो उस समय जो है फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बच्चों अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान आज जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में है, एक देश है। पहले ये सोवियत संघ का सदस्य हुआ करता था, पर आज एक स्वतंत्र देश है। इस देश से एक यात्री भारत की यात्रा करता है और उस यात्री का क्या नाम है। अल-बिरूनी, इब्न बतूता या फिर अबुल फजल या फिर फ्रांसवा बर्नियर। तो बच्चों इसका जो सबसे ज्यादा राइट आंसर है वो है आपका अल-बिरूनी। अल-बिरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। इसे लाया गया था सुल्तान महमूद गजनवी, जो गजनी के शासक थे। वो इसे अपहरण करके अपना दास बनाकर भारत लेकर आते हैं। तो अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि अल-बिरूनी का जन्म कब हुआ था। बच्चे अभी हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा, ये उज्बेकिस्तान से भारत आया था। इसका जन्म कब होता है। 943 में, 953 में, 963 में या 973 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 973 में इसका जन्म होता है। और उसके बाद फिर ये वहाँ के सबसे समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार होता है इसका, अल-बिरूनी का। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करता है और एक विद्वान बनता है। पर जब इसके शहर का नाम था ख्वारिज़्म, जब ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया जाता है तब उस दौरान इसको एक दास बनाकर अल-बिरूनी के द्वारा, अल-बिरूनी को दास बनाकर गजनी के द्वारा, गजनवी के द्वारा उसे गजनी शहर लाया जाता है, अफगानिस्तान के गजनी शहर। वहीं से ये भारत में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था। बच्चों अगर हम किताब उल हिंद की बात करें तो किताब उल हिंद भी अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है ये किताब उल हिंद। सारे के सारे चैप्टर, 80 चैप्टर हैं इस बुक में जो भारत के बारे में बताते हैं और लगभग सारी चीज़ों के बारे में ये भारत की दृष्टि को रखते हैं। तो अल-बिरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। कहा गया कि अल-बिरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी वो किस भाषा में लिखी। तो बच्चों अगर हम अल-बिरूनी की बात करें तो इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, कई सारी भाषाएं जानता था। अरबी, फारसी, तुर्की, है ना, और ये सभी भाषाएं से ज्ञात थी। उर्दू भी से ज्ञात थी।
इसने भारत में आकर संस्कृत को सीखने का प्रयास किया था। अगर हम किताब उल हिंद की बात करें तो किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखा गया है। ये ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, अरबी भाषा। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, इस प्रश्न में कहा गया है कि सुल्तान महमूद जो गजनवी थे, उन्होंने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? इनके द्वारा आक्रमण किया गया और उसके बाद ही अल-बिरूनी को बंधक बनाकर भारत लाया गया। तो ये आक्रमण आखिर उन्होंने कब किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1000, 1015, 1017 या फिर 1025। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1017। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण करने का काम सुल्तान महमूद करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि रेहला पुस्तक का लेखक कौन था? तो बच्चों अभी हमने एक पुस्तक की बात की, एक पुस्तक थी किताब उल हिंद जो लिखी गई थी अल-बिरूनी के द्वारा। ये दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, और इस पुस्तक के जो लेखक है अल-बिरूनी नहीं थे, अल-बिरूनी ने ऑलरेडी एक बुक लिख दी। इसके जो लेखक थे वो थे ऑप्शन बी इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई रेहला, और ये भी भारत के बारे में काफी कुछ कहती है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि इस्लामी कानून क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से हम किस चीज को इस्लामी कानून कहते हैं? शरिया, समा, उल्मा या उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शरिया। शरिया को हम इस्लामी कानून की संज्ञा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अफ्रीका की एक जगह है मोरक्को, वहां से ये निकला था भारत के लिए, और ये एक राजा से मिलने आया था। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, और उसी समय ये भारत पहुंचता है और अपने अवसरों की तलाश में आया था। जितने भी यात्री यात्रा करते हैं, या तो वो तीर्थ यात्री होते हैं या फिर अवसरों की तलाश में वो किसी देश की यात्रा करते हैं। तो कहा गया है कि इब्न बतूता आखिर सिंध कब पहुंचा? तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1333। 1333 में इब्न बतूता जो है वो सिंध पहुंचता है। इससे अगले प्रश्न की तरफ आ गए। अगले प्रश्न में आ गया है कि किस यात्री को हटीला यात्री कहा जाता था? हटीला यात्री का क्या मतलब होता है? काफी ज्यादा जिद्दी यात्री। ठीक है, निम्न में से कौन सा यात्री जो था वो हटीला यात्री था? अल-बिरूनी था, इब्न बतूता था, फ्रांसवा बर्नियर या फिर अबुल फजल? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी इब्न बतूता। इब्न बतूता को ये हटीला यात्री कहा गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा हट करता था और जिद्दी था। इसका मानना था कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। किताबों में जो ज्ञान होता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल ज्ञान होता है, उससे ज्यादा ज्ञान हमें नहीं मिलता, ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती। ज्यादा अगर नॉलेज लेनी है तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी, इसीलिए इसे हटीला यात्री भी कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष तक रहा? अगर हम इब्न बतूता की बात करें तो ये इब्न बतूता जो है लगभग 12 वर्ष भारत में रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, लगभग 12 वर्ष इसने भारत की सैर की है, भारत में रहा है। भारत से भी ये काफी जगह गया, जैसे चीन भी गया था, ये मालदीव गया, श्रीलंका गया, कई जगह पर गया, ये कई जगह की इसने यात्रा की। यात्रा करना इसे काफी ज्यादा पसंद था। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो दो वानस्पातिक उपजें विचित्र लगी वो क्या थी? प्रश्न है कि इब्न बतूता को कौन सी दो उपज है, कौन सी दो फसलें हैं, कौन सी दो चीजें हैं खाद्य पदार्थ के रूप में जो भारतीय उपमहाद्वीप में सब काफी ज्यादा विचित्र लगती है? क्या वो खजूर और नारियल है? क्या वो पान और खजूर है? क्या वो नारियल तथा पान है? या वो नारियल तथा खरबूजा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर। नारियल तथा पान जो था वो काफी ज्यादा विचित्र इसे लगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसे लगा। नारियल की तुलना इसने अपने एक मस्तिष्क से की, एक सिर से की, मानव सिर से की, और पान की तुलना इसने एक ऐसे पत्ते के रूप में की जिसको खाने से मुंह लाल हो जाता है।
तो इस तरीके की चीजें थी। अगले प्रश्न में आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि इब्न बतूता भारत के किस शहर को सबसे बड़ा शहर बताता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जिसे इब्न बतूता ने सबसे बड़ा शहर बताया है। सूरत, दौलताबाद, दिल्ली, आगरा। बच्चों तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, दिल्ली। दिल्ली को इसने बहुत बड़ा शहर बताया है, काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी की है इसने। साथ ही साथ इसने दौलताबाद के बारे में भी बताया है कि दौलताबाद भी दिल्ली के आकार को चुनौती देता है, कम नहीं है दिल्ली से। पर सबसे बड़ा शहर जो था वो दिल्ली ही था उस समय इब्न बतूता के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि कौन सा यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से काफी ज्यादा प्रभावित था। डाक प्रणाली, दो तरह की डाक प्रणाली थी भारत के अंदर, एक थी उलुक, एक थी दावा। ठीक है, तो दोनों तरह की डाक प्रणाली को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पाया है किस यात्री ने, अलबेरूनी ने, इब्न बतूता ने, फ्रांसवा बर्नियर ने या फिर अब्दुल रज्जाक ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसे पाया है। उसे, इब्न बतूता को लगता था कि काफी इंटरेस्टिंग ये सिस्टम है पूरा, और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें, तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीज इसे लगी है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये भी एक पुस्तक का नाम है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है। आखिर इसका लेखक कौन है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का लेखक कौन है। तो बच्चों अलबिरूनी की हमने एक पुस्तक देखी, अलबिरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। इब्न बतूता की पुस्तक देखी हमने कि उसकी पुस्तक का भी एक नाम था रिहला, है ना। फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक या फिर अब्दुल रज्जाक की पुस्तक या फिर अलबिरूनी की पुस्तक या फिर इब्न बतूता की पुस्तक, इन चारों में से कोई एक यात्री है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो था वो इस पुस्तक का लेखक था, इसी ने ये पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न में आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अबुल फजल भूमि राजस्व को क्या नाम देता है। अबुल फजल ने आखिर क्या कहा है भूमि राजस्व के बारे में। तो अगर हम भूमि राजस्व की बात करें तो उसने राजस्व का पारिश्रमिक, बेगार, प्राच्य निरंकुशवाद या किसानों की भेंट। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, राजस्व का पारिश्रमिक इसे संज्ञा दी गई है, और ये संज्ञा दी गई है किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। भूमि राजस्व को उसने राजस्व का पारिश्रमिक बताया है, राजा की सैलरी बताई है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बर्नियार के द्वारा, यानी जो तीसरा यात्री था हमारा फ्रांसवा बर्नियर, उस बर्नियार के द्वारा मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देता है। वो आखिर क्या कहता है मुगल कालीन शहरों को। उत्पादन केंद्र कहता है, शाही कारखाने कहता है, या सैनिक शिविर कहता है, या शिविर नगर कहता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा सभी मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, इससे पहले वाले प्रश्न की तरफ आएंगे हम, क्योंकि ये प्रश्न तो हमने कर लिया, और इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न में ये है आपका। और इस प्रश्न में कहा गया है कि इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए क्या खरीदा था। आखिर मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देनी थी, क्योंकि जब आप एक राजा से मिलते हैं तो आपको अपने साथ कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर जाना होता है। राजा से क्या, आजकल के टाइम में भी बच्चों आप देख सकते हैं, जब हम हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिठाइयाँ वगैरह लेकर आता है, वो एक तरीके का गिफ्ट होता है, और ये परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। वहीं कहा गया कि इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए आखिर क्या खरीदा था। घोड़े खरीदे थे, दास खरीदा था, ऊंट खरीदा था, या फिर उपरोक्त सभी खरीदा था। तो बच्चों इसका राइट आंसर भी जो है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें इब्न बतूता ने खरीदी थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ताकि उन्हें भेंट स्वरूप इसे दे सके। अगले प्रश्न में कहा गया कि इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्यतः निम्न कारणों के लिए प्रयोग किया जाता था। आखिर दासों को क्यों खरीदा जाता था, क्या चीजें थी जो दासों के लिए, उपरोक्त चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। दासों को क्यों खरीदा जाता था, घरेलू श्रम के लिए, कारखानों में काम करने के लिए, या कृषि कार्य के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, घरेलू श्रम करने के लिए दासों को यहाँ पर खरीदा जाता था।
अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि मुगल साम्राज्य के राजाओं को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा किस यात्री ने कहा था? बच्चों, मुगल साम्राज्य के राजाओं को, यानी जितने भी मुगल राजा हुए उनको भिखारी की संज्ञा दी गई है, क्रूर लोगों का राजा कहा गया है, भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा गया। और ये यात्री कौन सा था? ये यात्री था आपका ऑप्शन सी, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो मुगल कालीन शहरों को श्रीनगर कहता है, वहां के राजा को भिखारी लोगों का राजा कहता है, क्योंकि इसका मानना था कि मुगल कालीन शहर जो है वो उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो राजाओं के साथ बसते हैं और राजाओं के साथ ही उजड़ जाते हैं, इसीलिए उसने उसके शिविरनगर कहा। और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास भोजन नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा है। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। अगले प्रश्न की तरफ हम आए। अगले प्रश्न में कहा गया कि इब्न बतूता कब अपने घर वापस जाने का निश्चय करता है? इब्न बतूता 12 वर्ष तक भारत में रहता है और फिर वापस जाने का वो क्या कर लेता है? निश्चय कर लेता है। तो कब वो वापस जाता है? 1344 में, 1345, 46 या फिर 47? तो बच्चों ऑप्शन डी जो है इसका भी राइट आंसर है, ऑप्शन डी 1347। 1347 में वो वापस जाने की क्या कहता है? प्रयास करता है और चला भी जाता है। प्रयास क्या करना है, उसे जाना था तो चला ही जाएगा, कोई रोक तो सकता नहीं है उसे। तो वापस जाने का निश्चय वो 1347 में करता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सीरीज में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।